अध्याय 4 ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। मुगल शासन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारी पतन हुआ। मुगल साम्राज्य, जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के अधिकतर हिस्से पर शासन किया था, उत्तर से दक्षिण लगभग 250 मील और 100 मील चौड़े समकोणीय पट्टी के आकार तक सिमट गया। साम्राज्य की न केवल राजनीतिक सीमा सिकुड़ी अपितु प्रशासनिक ढांचा भी ध्वस्त हो गया, जिसे स्वयं के अंतर्विरोधों के बीच अकबर एवं शाहजहां जैसे महान शासकों ने परिश्रमपूर्वक निर्मित किया था। साम्राज्य के ढहने पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई स्वतंत्र राजवंश उठ खड़े हुए। औरंगजेब के शासनकाल 1658 से 1707 की गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को क्षीण किया, लेकिन सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ 1707 तक सीधे खड़े रहे। उत्तराधिकार की लड़ाइयों और कमजोर शासकों ने 1707-19 तक दिल्ली को त्रस्त एवं परेशान किया। यद्यपि मुहम्मद शाह ने 29 वर्षों 1719 से 48 की लंबी समयावधि तक शासन किया, तथापि उसकी अक्षमता के कारण शाही भाग्य का पुनरुद्धार असंभव था। मुहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान निजाम उल मुल्क ने 1724 में वजीर के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करने हेतु दक्कन चला गया। बंगाल, अवध और पंजाब ने भी इसी राह का अनुसरण किया और मुगल साम्राज्य उत्तराधिकारी राज्यों में विघटित हो गया। कई स्थानीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और मराठों ने शाही ताजपोशी उत्तराधिकार में प्राप्त करने के प्रयास करने शुरू कर दिए। मुगलों के समक्ष चुनौतियां, बाह्य चुनौतियां, आंतरिक कमजोरियों के चलते मुगल साम्राज्य को उत्तर पश्चिम से विभिन्न आक्रमणों के रूप में बाहरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। पश्चातवर्ती मुगल नादिर शाह 57 दिनों के लिए 1739 में मुगल शासक रहा, लेकिन उन दिनों के शासनकाल से उत्पन्न पश्चातवर्ती झटकों ने भारत की राजनीति का रूपांतरण किया। उन्होंने सत्ता के मौजूदा केंद्रों को ध्वस्त कर दिया और मुगल शक्ति के क्षेत्र को संकुचित कर दिया। योद्धाओं पर शिथिल नियंत्रण ने पूरे देश के गांवों एवं कस्बों में लूटमारी को बढ़ावा दिया। जिस भी शक्ति का नियंत्रण स्थापित हुआ, उसने व्यापारियों को नेपथ्य में धकेल दिया। बातचीत के बजाय थोड़े समय की लूटमारी संपदा के नए केंद्रों के सृजन का एक अत्यधिक प्रभावी तरीका बन गया। उन 57 दिनों ने ऐसा धरातल तैयार किया जिसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत राज्य क्षेत्र को विजित करने हेतु प्रोत्साहित किया। जॉन विल्सन इंडिया कॉन्कर शासकों द्वारा पश्चिमोत्तर सीमाओं की उपेक्षा की जाती रही और सीमा सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। फारस के शासक नादिर शाह ने 1738 से 39 में भारत पर हमला कर दिया तथा लाहौर को जीत लिया और 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को पराजित कर दिया। जब आक्रमणकारी ने मुगल बादशाह मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया, तब दिल्ली को लूटकर ध्वस्त कर दिया गया। राजकीय खजाने और धनवान कुलीन लोगों की तिजोरियों से 70 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए। मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा। नादिर शाह की लूट की चीजों में 2 बेहद कीमती चीजें थीं। वह लूटी गई राशि एवं चीजों से इतना खुश हुआ कि उसने फारस के नागरिकों को आगामी 3 वर्षों तक कर से छूट प्रदान कर दी। नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु नदी के पश्चिम का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र भी हथिया लिया। नादिर शाह के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया और 1748 से 1767 के बीच कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगलों को लगातार परेशान किया। 1757 में जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल में कदम रखा, तो उसने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया
और मुगल बादशाह पर नजर रखने के लिए एक अफगान कार्यवाहक को पीछे छोड़ गया। उसने 1761 में मराठाओं पर एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जो इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध है। पानीपत में साम्राज्य ध्वस्त करने वाली लड़ाइयाँ क्यों हुईं? वर्तमान हरियाणा के यमुना तट पर और गंगा एवं सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदानों में अवस्थित पानीपत तथा इसके आसपास के क्षेत्र विभिन्न युद्धों के गवाह रहे हैं। इन युद्धों ने अलग अलग समय पर भारतीय इतिहास की दिशा को परिवर्तित किया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत तथा मुगल शासन की नींव पड़ी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसने मुगल शासन की निरंतरता को बनाए रखा। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसने पूरे भारत पर शासन करने की मराठा अभिलाषा को धूल धूसरित कर दिया। पानीपत पसंदीदा रणभूमि क्यों थी? पानीपत की एक रणनीतिक अवस्थिति थी। सामान्यतया युद्ध का एक पक्ष दिल्ली, उत्तरी भारत की राजनीतिक राजधानी, पर कब्जा करने के लिए खैबर दर्रे से होते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा से आता था। राजस्थान के रेगिस्तान या उत्तरी क्षेत्रों के घने जंगलों जैसे दुर्गम एवं दुरूह क्षेत्रों से होकर आना बेहद मुश्किल एवं जोखिमपूर्ण था। दूसरी ओर दिल्ली के शासक पानीपत को एक सुविधाजनक रणनीतिक मैदान मानते थे और इसलिए युद्ध के लिए इसे प्राथमिकता देते थे। दिल्ली से इसकी समीपता के चलते भारतीय शासकों के लिए युद्ध क्षेत्र तक हथियार, सेना एवं भोजन, रसद इत्यादि ले जाना सुगम था। पानीपत के आसपास का क्षेत्र एक समतल मैदान था, जिससे बख्तरबंद सेना को आसानी से ले जाया जा सकता था। शेरशाह सूरी 1540 से 45 द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण के पश्चात विजेताओं के लिए पानीपत पहुंचना आसान हो गया था, जो इस मार्ग पर पड़ता था। इस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा की अवधि अपेक्षाकृत रूप से छोटी होने के कारण युद्ध करना आसान था। इस क्षेत्र के शिल्पकार लुहार युद्ध संबंधी चीजें बनाने में पारंगत थे, जिससे युद्ध के दोनों पक्षों के लिए युद्ध संबंधी सामग्री प्राप्त करना सुगम हो गया था। आंतरिक चुनौती। औरंगजेब के पश्चात कमजोर शासक बहादुर शाह आए। शासन 1707 से 12, लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा शासक कहा जा सकता है कि वह बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल शासक था, जिसके पक्ष में कुछ परिस्थितियां थीं। इसके बाद इसके संप्रभुओं की अक्षमता तथा राजनीतिक उदासीनता में साम्राज्य की तीव्र एवं संपूर्ण अधोगति एवं व्यवहारिक विघटन परिलक्षित होने लगा। सिडनी ओवन बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। उसे बाद में बहादुर शाह प्रथम कहा गया। काफी खान ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर की उपाधि दी। बहादुर शाह ने मराठों, राजपूतों एवं जाटों के साथ शांतिपूर्ण नीति अपनाई। शाहू, मराठा राजकुमार को मुगल कैद से आजाद कर दिया गया और राजपूत प्रमुखों को उनके संबद्ध राज्य लौटा दिए गए। हालांकि सिख नेता बंदा बहादुर ने पंजाब में मुसलमानों पर हमला किया, जिस कारण मुगल शासक ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु फरवरी 1712 में हो गई। जहांगीर शाह शासन 1712 से 13। जुल्फिकार खान की मदद से जहांगीर शाह शासक बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया गया। जहांगीर शाह ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर करने के लिए इजारा प्रथा शुरू की। उसने जजिया को समाप्त कर दिया। फर्रुखसिया शासन 1713 से 19। सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली
किंग मेकर के रूप में जाने जाने वाले की मदद से फर्रुखसिया नया शासक बना। उसने जजिया एवं यात्री कर समाप्त कर धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। 1717 में उसने अंग्रेजों को फरमान दिया। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसिया को गद्दी से उतार फेंका। बाद में उसे अंधा बनाकर मार दिया गया। यह मुगल इतिहास में पहली बार था कि एक शासक को उसके दरबारियों द्वारा मार दिया गया। रफ़ी उद दराजत शासन 28 फरवरी - 6 जून 1719। उसने मुगल शासकों में सर्वाधिक कम समय के लिए शासन किया। रफ़ी उद दौला शासन 6 जून 17 सितंबर 1719। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को शाहजहां II के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। यह नया शासक अफीम का आदी था। मुहम्मद शाह शासन 1719 से 48। रफ़ी उद दौला की मृत्यु के पश्चात रोशन अख्तर सैयद बंधुओं की पसंद बना। मुहम्मद शाह, जैसा कि उसे इतिहास में इस नाम से जाना गया, को उसके विलासितापूर्ण जीवन के लिए रंगीला की उपाधि दी गई। मुहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। 1724 में निजाम उल मुल्क वजीर बना और उसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखी। 1737 में बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा ने 500 घुड़सवारों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ दिल्ली पर हमला किया। 1739 में नादिर शाह ने करनाल युद्ध में मुगलों को परास्त कर दिया और बाद में मुहम्मद शाह को कैद कर सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र पर्शिया साम्राज्य में मिला लिया। अहमद शाह बहादुर शासन 1748 से 54। अहमद शाह एक अक्षम शासक था जिसने राजकाज के सभी काम उधम बाई, रानी की मां, को सौंप दिए। उधम बाई, जिसे किबला ए आलम की उपाधि दी गई, एक अदक्ष महिला थी जिसने अपने एक प्रेमी जावेद खान, एक बदमाश हिजड़ा की मदद से शासन किया। आलमगीर II शासन 1754-59। आलमगीर II जहांदर शाह का बेटा था। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली, एक ईरानी आक्रांता, दिल्ली पहुंचा। उसके शासन में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। आलमगीर II की हत्या कर दी गई। शाहजहां III शासन 1759-60। इसे मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली में षड्यंत्र के चलते उसे राजगद्दी पर बैठाया गया, लेकिन बाद में मराठा हस्तक्षेप से उसे सिंहासन से उतार फेंका गया। शाह आलम II शासन अक्टूबर 1760 जुलाई 1788। अक्टूबर 1788 नवंबर 1806। उसके शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 और बक्सर का युद्ध 1764 हुए। 1765 में इलाहाबाद की संधि, अगस्त 1765 की शर्तों के अनुरूप उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। उन्होंने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी राजस्व एकत्रित करने का अधिकार सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। 1772 में मराठा उन्हें दिल्ली ले गए, जहां वे 1803 तक रहे। 1803 में उन्होंने पुनः अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, जब अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया को परास्त कर दिया। इसके बाद मुगल शासक अंग्रेजों के कैदी बनकर रह गए। अकबर शाह II शासन 1806 से 37। उसने राममोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। उसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। बहादुर शाह II शासन 1837 से 57।
बहादुर शाह II या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। 1857 के विद्रोह में उन्होंने स्वयं को भारत का शासक घोषित करने का व्यर्थ प्रयास किया। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। कानूनी रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन अंग्रेजी शासन होने की घोषणा के साथ 1 नवंबर 1858 को मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ये सत्य है कि साम्राज्य के कई हिस्सों में अलग अलग समय में अराजकता एवं युद्ध हुए, जिसने प्रतिकूल वित्तीय विपदा को जन्म दिया। केंद्रीय शासन ने अपनी शक्ति खो दी, जिसने दिल्ली के पतन को प्रवृत्त किया। लोगों ने प्रांतों की ओर प्रस्थान किया, बाजारों ने अपनी प्राथमिकता खो दी, और कलाकार आजीविका प्राप्ति के लिए अन्य स्थानों की ओर गमन कर गए। इसी प्रकार की स्थिति आगरा एवं अवध की थी। सिख विद्रोह ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया, जिन्होंने लाहौर एवं अन्य स्थानों के व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। सामान्य तौर पर 18वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी पश्चिमी भारत के समृद्ध शहरी केंद्र अपक्षय की स्थिति में आ चुके थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूर्वी प्रांतों में मराठाओं के आकस्मिक हमलों ने विनाशकारी युद्ध को बढ़ावा दिया। मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया औरंगजेब के शासनकाल के दौरान शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसमें तीव्रता 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही आई। यहाँ तक कि परिस्थितियां इतनी भी शोचनीय या चिंताजनक नहीं थीं कि प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता था। यद्यपि कई प्रांतीय मुखियाओं और शासकों द्वारा मुगल सत्ता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की गई, तथापि कोई भी मुगल शक्ति के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका। सिख, मराठा और राजपूत इतनी क्षमता हासिल नहीं कर सके कि मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकें। उन्होंने मुगल शक्ति का मात्र उतना विरोध किया जिससे वे अपने संबद्ध क्षेत्र में स्वतंत्रता हासिल कर सकें। इस प्रकार यदि औरंगजेब के उत्तराधिकारी सक्षम एवं योग्य शासक होते तो मुगल सत्ता का पतन नहीं होता। मध्यकालीन युग में साम्राज्य का भविष्य शासक की क्षमताओं पर निर्भर होता था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अक्षम, कमजोर एवं निर्लज शासकों का समूह सिद्ध हुए। जितना अधिक मैं मुगल काल का अध्ययन करता गया, उतना मैं विश्वस्त होता गया कि मुगल साम्राज्य के अंतिम रूप से ढहने का प्रमुख कारण, एकमात्र कारण नहीं, सैन्य अदक्षता थी। अन्य सभी दोष एवं कमजोरियां इसकी तुलना में गौण थीं। मुगल शासन के लुप्त होने से बहुत पहले इसने केंद्र में अपनी सभी सैन्य शक्तियों को खो दिया था और प्रथम प्रहार में ही ढहने को तैयार था। अप्रत्याशित रूप से इसे रसातल में पहुंचाने के लिए किसी पर्शियन या अफगान विजेता, न ही नादिर, न ही अहमद शाह अब्दाली, न ही किसी यूरोपीय साहसी, डुप्ले या क्लाइव के क्रूर हाथों की जरूरत थी, क्योंकि इनमें से किसी के सामने आने से पूर्व ही मुगल साम्राज्य बर्बाद हो चुका था और ऐसा कभी नहीं सुना गया था कि अकबर और शाहजहां के सिंहासन पर कभी किसी मराठा या सिख ने स्वयं को स्थापित किया हो। विलियम इरविन, आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स। मुगल साम्राज्य और इसके साथ मराठा का हिंदुस्तान पर आधिपत्य भारतीय समाज के केंद्र में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण ढह गया। सैन्य एवं राजनीतिक पंगुता के रूप में भ्रष्टाचार ने स्वयं को प्रकट किया। देश स्वयं की रक्षा नहीं कर सका। राजपरिवार भ्रष्ट एवं अल्पबुद्धि था और कुलीन स्वार्थी एवं अदूरदर्शी थे। भ्रष्टाचार, अदक्षता एवं धोखाधड़ी ने लोक सेवा की सभी शाखाओं को कलंकित किया। इस क्षीणता एवं असमंजस के बीच हमारा साहित्य, कला और यहाँ तक कि वास्तविक धर्म भी नष्ट हो गया। J.N. सरकार, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर।
वॉल्यूम इफ ग्रेटर दैन 2 वर्गों द्वारा राज्य शक्ति में हिस्सेदारी। मध्यकालीन युग के दौरान 2 वर्गों, जमींदार और कुलीन वर्ग, द्वारा शासक के साथ राज्य शक्ति में हिस्सेदारी की गई। जमींदार अपनी जमीन के वंशानुगत स्वामी थे, जिन्हें वंशानुगत आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन्हें राय, राजस, ठाकुर, खुद और देशमुख जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। राजस्व संग्रहण में मदद और स्थानीय प्रशासन के लिए सैनिकों का प्रबंध करने के कारण जमींदारों को साम्राज्य में मुख्य स्थान प्राप्त था। यद्यपि मुगलों ने जमींदारों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और किसानों से सीधा संपर्क साधने की व्यवस्था की, जिसमें वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। स्वयं औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनकी शक्ति एवं प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका बड़ा नतीजा ये हुआ कि क्षेत्रीय निष्ठा को प्रोत्साहित किया गया। कई स्थानीय जमींदारों ने साम्राज्य के भीतर अन्य शक्तिशाली वर्गों की सहायता की। इसी प्रकार एक अन्य कुलीन वर्ग था। इसमें ऐसे लोग थे जिन्हें बड़ी जागीर और मनसब सौंपे जाते थे या जिन्हें मुगल सूबों का सूबेदार नियुक्त करके उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इस वर्ग में कई राजपूत शासक, सूबेदार और मनसबदार शामिल थे। मुगल शासन को अक्सर कुलीन वर्ग के शासन के तौर पर भी परिभाषित किया जाता था, क्योंकि साम्राज्य को प्रशासित करने में मुगल कुलीनों ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। औरंगजेब के बाद के मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान विभिन्न समूहों के बीच बढ़ती पारस्परिक शत्रुता, ईर्ष्या एवं शक्ति प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा ने न केवल शासकों की प्रतिष्ठा को घटाया, अपितु मुगल शक्ति के पतन में भी एक अहम भूमिका निभाई। ग्रेटर दैन विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूहों का उद्गम औरंगजेब के शासनकाल में जाट, सिख और मराठा जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय समूहों का पदार्पण हुआ, जिन्होंने स्वयं के राज्य बनाने हेतु मुगल साम्राज्य से युद्ध शुरू कर दिया था। तब वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने अपने संबद्ध क्षेत्रों में राजनीतिक घटनाक्रमों के भविष्य का मार्ग तैयार किया। राजनीतिक बढ़त के लिए मुगल शासन से उनके निरंतर संघर्ष ने मुगल सत्ता को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर किया। औरंगजेब और उनके पश्चात बहादुर शाह ने राजपूतों के दमन के प्रयास द्वारा मुगलों के खिलाफ निरंतर युद्ध करने के लिए उन्हें उकसाया। औरंगजेब के पश्चातवर्ती मुगल शासकों ने राजपूतों के साथ समझौते की नीति अपनाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। राजपूतों ने साम्राज्य के विकास एवं कल्याण के लिए मुगलों के साथ गठबंधन करने पर विश्वास नहीं किया। मुगल साम्राज्य के विखंडन की जड़ें मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था। उस अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर व्यापार, उद्योग एवं वैज्ञानिक विकास का गतिरोध या गतिहीनता, बढ़ता वित्तीय संकट, जिसने जागीरदारी व्यवस्था के संकट का रूप लिया और राज्य गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। कुलीनों की राज्य की सेवा में बने रहकर इन परिस्थितियों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की अक्षमता या अयोग्यता, जिसके परिणामस्वरूप गुटों का आपसी संघर्ष हुआ और महत्वाकांक्षी कुलीनों ने स्वतंत्र क्षेत्र का मार्ग तैयार किया। मराठाओं और उनके दावों को मुगल साम्राज्य के ढांचे के भीतर स्थान देने एवं बनाए रखने में मुगल शासकों की अयोग्यता के तहत पाई जा सकती है। वैयक्तिक असफलताओं एवं चारित्रिक कमियों ने भी अपनी यथोचित भूमिका निभाई। सतीश चंद्रा, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। 1707 से 40 मुगल साम्राज्य के पतन पर उठे विद्रोहों के लिए विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की गईं। यहाँ हमारी मुख्य दिलचस्पी यह जानने में है कि 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की हमारी सत्ताओं का क्या कहना है, और यह प्रत्यक्ष होगा कि उन्होंने जहाँ तक संभव हुआ
इस उथल पुथल या कायापलट के आर्थिक एवं प्रशासनिक कारणों द्वारा संचित भारी तथ्यों को सामने रखा और धार्मिक प्रतिक्रिया या राष्ट्रीय चेतना को बेहद कम समझा, जो मुगल साम्राज्य के विनाश का कारण बना। इसके विरुद्ध ताकतों द्वारा कोई नवीन व्यवस्था नहीं की गई। इरफान हबीब। द एग्रीरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। एक आम धारणा है कि मुगल साम्राज्य के पतन या ढहने का कारण उसके संप्रभुओं का कमजोर होना था, लेकिन यह औरंगजेब के शासनकाल में असाध्य ढंग से बर्बाद हुआ। औरंगजेब एक योग्य, ऊर्जावान तथा दृढ़ निश्चयी होने के साथ साथ राजनीतिक अदूरदर्शिता वाला एवं कट्टर मुसलमान भी था। उसने पहला प्राणघातक प्रहार अकबर की उदार धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पलट कर किया और फिर से हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। उसने अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते सिंहासन के वफादार राजपूतों को मुगल शासन का शत्रु बना दिया। शिवाजी और उसके अनुयायियों ने न केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, अपितु मुगल साम्राज्य की अखंडता पर दूसरा प्राणघातक प्रहार किया। उन्होंने मुगल शासन की सैन्य प्रतिष्ठा को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने इसके संचित धन को भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने दक्कन एवं इसके आगे अव्यवस्था तथा कोलाहल उत्पन्न कर दिया। उन्होंने एक राज्य सत्ता में दूसरी राज्य सत्ता स्थापित कर दी। इस प्रकार साम्राज्य घोर शक्तिहीन यद्यपि विघटित नहीं हुआ, हो गया। केंद्रीय सत्ता का प्रभावी प्राधिकार रसातल में चला गया। नादिर शाह द्वारा सिंधु के पश्चिम के मुगल क्षेत्र को पर्शियन क्षेत्र में सम्मिलित करने के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन पूर्ण हो गया। सिडनी। ओवन। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। मराठा भी मुगलों के लिए दुर्जेय शत्रु सिद्ध हुए। शुरुआत में उनका लक्ष्य केवल महाराष्ट्र पर नियंत्रण हासिल करने तक सीमित था, जिसमें आगे चलकर मुगल शासक से पूरे भारत में सरदेशमुखी और चौथ वसूलने की अनुमति प्राप्त करना भी शामिल हो गया। 1740 तक मराठा उत्तर भारत में प्रवेश कर गए और गुजरात, मालवा तथा बुंदेलखंड प्रांतों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो गए। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के विरुद्ध राजपूतों के संघर्ष और मराठाओं की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षाओं ने मुगल शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याएं। विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का जन्म हुआ, जिन्होंने मुगल सत्ता को परेशानी में डाल दिया। अमीर या मनसबदारों की संख्या में तीव्र वृद्धि के कारण उनके बीच जागीर के तौर पर भूमि वितरित करने हेतु भूमि की कमी हो गई। औरंगजेब ने जागीर या बेजागीरी की बेतहाशा कमी की समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास के तहत जागीर से बड़ी आय को अभिलिखित करना और प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप अमीरों ने किसानों पर दबाव डालकर अपनी जागीर से अधिक आय प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस कदम से मुगल शासन ने दोनों अमीरों और बोझ से दबे किसानों से दुश्मनी मोल ले ली। युद्धों, शासकों एवं अमीरों की विलासितापूर्ण जिंदगी, खलीसा भूमि। संक्षेप में मुगलों के पतन के कुछ मुख्य कारण। मुगलों की सरकार वैयक्तिक रूप से निरंकुश थी और इसलिए इसकी सफलता शासन करने वाले निरंकुश शासक के चरित्र पर निर्भर थी। औरंगजेब के बाद के मुगल शासक प्रभावहीन थे और उन्होंने राज्य के प्रशासन की उपेक्षा की। उत्तराधिकार के एक निश्चित कानून के अभाव के कारण सदैव उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए। इसने सरकार के स्थायित्व को कमजोर किया और राष्ट्रभक्ति की कीमत पर बंटवारे को पोषित किया। शासकों के क्षय ने सच्चरित्रता का क्षय किया, जिसने आपसी युद्धों एवं झगड़ों को बढ़ावा दिया और साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया। सेना की बिगड़ती स्थिति भी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। साम्राज्य की सीमाएं बेहद व्यापक थीं, जिसे कमजोर शासकों द्वारा संभालना मुश्किल हो गया।
औरंगजेब की धार्मिक नीति ने राजपूतों, सिखों, जाटों तथा मराठों को नाराज कर दिया और इन सभी जातियों ने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह असफल रही और काफी हद तक यह मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। ईरानी और दुर्रानी साम्राज्यों के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने में योगदान दिया। निरंतर युद्ध, कृषि में विकास की गति के स्थिर होने, व्यापार एवं उद्योग में ह्रास और आर्थिक पतन का कारण बना। यूरोपीय शक्तियों के आगमन, जिन्होंने भारत में व्याप्त दशाओं का लाभ उठाया, ने भी मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। बादशाह के स्वामित्वाधीन भूमि में कमी इत्यादि ने मिलकर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डाला। इसका परिणाम हुआ कि राज्य की आय इसके व्यय को पूरा नहीं कर सकी। बदतर आर्थिक स्थिति ने सभी वर्गों के लोगों, चाहे वे अमीर, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक या किसान हों, पर नकारात्मक प्रभाव डाला। दरबार में बढ़ती समूहों की शत्रुता सहित राजनीतिक निहितार्थों ने केंद्रीय प्रशासन एवं सेना को कमजोर किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इन आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं में कई गुना वृद्धि हुई। स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय मुगल प्रशासन प्रकृति में केंद्रीकृत था और इसकी सफलता काफी हद तक शासक की शक्ति तथा कुलीनों, जमींदारों, जागीरदारों एवं प्रांतीय अधिकारियों को विनियमित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती थी। वास्तव में ये सम्राट एवं अन्यों के बीच हितों तथा इच्छाओं का संतुलन और समन्वय था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये संतुलन बिगड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप मुगल शासक की सत्ता का दुर्बलीकरण हुआ। दुर्भाग्यवश केंद्रीय प्रशासन वित्तीय संकट एवं कुलीनों के बीच गुटीय शत्रुता, जिसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी रोक नहीं पाए, के कारण ढह गया। मुगल सम्राट प्रांतीय गवर्नरों को जरूरी संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रांतीय गवर्नर 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक स्वतंत्र शक्ति का आधार बनाने लगे। उनमें से कई ने शासक की पूर्वानुमति से स्थानीय नियुक्तियां करनी शुरू कर दी और प्रांतों में राजवंशीय शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर सम्राट के प्रति भेंट भेजकर अपनी निष्ठा प्रदर्शित की, लेकिन वास्तव में उन्होंने स्वतंत्र शक्ति प्राप्त कर ली थी। 1724 में दक्कन में निजाम उल मुल्क के साथ शुरू होकर लगभग 1740 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा के पूर्वी प्रांत भी दिल्ली के नियंत्रण से बाहर हो गए। इसके बाद 1750 में गुजरात और सिंध तथा 1754 में अवध में भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली के नजदीक फर्रुखाबाद एवं रोहिलखंड में स्वतंत्र पठान राजवंश शासन करते थे, लेकिन राजपूतों के गठबंधन को औरंगजेब ने तोड़ दिया, परंतु उन्हें कभी भी पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। सुदूर दक्षिण में साहसी हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य को बेहद शक्तिशाली बना दिया। कई छोटी छोटी रियासतें देश के दक्षिणी क्षेत्र में शासन कर रही थीं। इस प्रकार मुगल भारत के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की 3 मुख्य श्रेणियां उदित हुईं। उत्तराधिकारी राज्य, जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद। स्वतंत्र राज्य, जो प्रमुख रूप से प्रांतों पर मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में कमी आने के कारण सामने आए, नामत, मैसूर, केरल। राजपूत राज्य, मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य, जैसे मराठा राज्य, पंजाब राज्य, जाट राज्य। क्षेत्रीय साम्राज्यों का सर्वेक्षण हैदराबाद, अवध एवं बंगाल मुगल साम्राज्य के आधिपत्य से छूट गए और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। यह अलगाव या संबंध विच्छेद विभिन्न चरणों में हुआ।
वैयक्तिक विद्रोह का अनुसरण शुरू में सामाजिक समूहों, समुदायों एवं अंततः पूरे क्षेत्र ने किया। इन प्रांतों में जमींदारों ने शाही मांगों का विरोध किया और प्रांतीय गवर्नर्स, जिन्हें दिल्ली से मदद एवं संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, ने स्थानीय अभिजात या कुलीन वर्गों से मदद प्राप्त करने का प्रयास किया। इन राज्यों ने औपचारिक तौर पर मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया, बल्कि उन्होंने मात्र पूरी स्वायत्तता का निर्वहन करना शुरू कर दिया। मुगल संस्थागत ढांचे के भीतर एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। हैदराबाद 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु ने हैदराबाद के इतिहास में प्रथम गौरवान्वित अध्याय का अंत कर दिया। ये गौरवशाली शुरुआत निजाम उल मुल्क, जो सैयद बंधुओं के समय एक प्रमुख कुलीन था, द्वारा 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना के साथ की गई थी। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मुहम्मद शाह की मदद की और बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। निजाम उल मुल्क ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व व्यवस्था को सरल एवं कारगर बना दिया। दिल्ली में 1722-24 के बीच वजीर के रूप में एक छोटे कार्यकाल के बाद वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करने के लिए दक्कन लौट आया जो व्यवहार में स्वतंत्र हो। हालांकि उसने निरंतर मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की। प्रादेशिक अभिजातों की संरचना ने इस स्वतंत्रता को स्थायित्व प्रदान किया। जैसा कि केरेन लियोनार्ड ने हैदराबाद के राजनीतिक तंत्र के अपने अध्ययन में इसे प्रकट किया। राजस्व तंत्र का सुधार, जमींदारों का नियंत्रण और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता उसकी समझ-बूझ भरी नीतियां थीं। लेकिन 1748 में उसकी मृत्यु ने हैदराबाद को मराठाओं और बाद में विदेशी कंपनियों के षड्यंत्रों एवं कपट योजनाओं के लिए मार्ग खोल दिया। मराठाओं ने राज्य पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया और असहाय निवासियों पर चौथ आरोपित किया। निजाम उल मुल्क के बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार के लिए खूनी जंग हुई। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने इस अवसर का प्रयोग अपने हित में करने के लिए एक समूह के विरुद्ध दूसरे समूह की मदद की। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग की मदद की, जिसने बाद में फ्रांसीसियों को बड़ी धनराशि एवं कुछ क्षेत्र इनाम में दिए। बंगाल व्यवहार में स्वतंत्रता और दिल्ली की सल्तनत, मुगल शासन के प्रति औपचारिक निष्ठा ने बंगाल में नवाब के शासन को सुदृढ़ किया। मुर्शिद कुली खां मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंट भेजने तक सीमित था। शुजा-उद-दीन 1727 में नवाब बना और अलीवर्दी खां के 1739 में नवाब बनने तक बंगाल का नवाब रहा। 1756 में अपने दादा अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के शासकों ने लोक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया और हिंदू लोक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हुए तथा आकर्षक जमींदारी हासिल की। नवाब अत्यधिक स्वतंत्र थे और अपने क्षेत्राधिकार में उन्होंने विदेशी कंपनियों के व्यापार पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा। चंद्रनगर और कलकत्ता, अब कोलकाता, में फ्रांसीसी और अंग्रेज कारखानों की किलेबंदी करने की अनुमति नहीं थी। न ही नवाब ने विदेशी कंपनियों को विशेषाधिकार प्रदान किए। शासकों की प्रभुसत्ता तब भी बनी रही जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बल प्रयोग करके इसकी शक्ति का अंत कर देने का खतरा था। हालांकि नवाबों को अपनी कमजोर एवं अल्प सेना तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत खतरे को कमतर आंकने के कारण ब्रिटिश कंपनी के हाथों हार झेलनी पड़ी। 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की विजय ने भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों के एक नए चरण का सूत्रपात किया। अवध सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में
अवध के गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्ति के समय से ही धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया था। अवध में मुख्य समस्या जमींदारों ने खड़ी की थी, जिन्होंने न केवल भू राजस्व देने से मना कर दिया अपितु अपने किलों एवं सेना के स्वायत्त मुखिया की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। सादत खान ने उन्हें दबा दिया और एक नवीन भूमि का बंदोबस्त शुरू किया, जिसने किसानों को जमींदारों के शोषण से सुरक्षा प्रदान की। जागीरदारी व्यवस्था में सुधार किया गया और जागीरदारी स्थानीय कुलीन लोगों को दी गई, जिन्हें प्रशासन एवं सेना में भी उच्च पद प्रदान किए गए। एक क्षेत्रीय शासक समूह का उदय हुआ, जिसमें शेखजादा, अफगान एवं हिंदू वर्ग शामिल थे। राजपूत राज्य, राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के विघटन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में पीछे नहीं रहे। कोई भी राजपूत शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि सर्वोच्च शक्ति बनने के लिए मराठाओं या ब्रिटिश शक्ति से भिड़ सके। दिल्ली के साथ संबंधों को थोड़ा ढीला छोड़ना और व्यवहार में स्वतंत्र राज्य की भांति कार्य करना उनकी पद्धति थी। उन्होंने दिल्ली दरबार में शक्ति के लिए संघर्ष में हिस्सा लिया और मुगल शासकों से आकर्षक एवं प्रभावशाली पद हासिल किए। मुगल काल के पश्चात राजपूतों की नीति निरंतर बदलती रही। प्रत्येक राजपूत राज्य ने जब भी संभव हुआ अपने कमजोर पड़ोसी के शासन को हथियाकर निरंतर विस्तार की नीति का अनुसरण किया। यह नीति उन्होंने मुगल दरबार में भी अपनाई। आम्बेर के जय सिंह, जिन्होंने 1699 से 1743 तक जयपुर पर शासन किया, एक बेहद सुप्रसिद्ध राजपूत शासक थे। मैसूर 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ। हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव रखी, जिसे उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने सुदृढ़ किया। हालांकि हैदर अली मैसूर सेना में मात्र एक कनिष्ठ अधिकारी था, धीरे धीरे वह एक कुशल एवं कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा। उसकी बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि केवल एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है। परिणामस्वरूप उसने शस्त्रागार स्थापित करने और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ को नियुक्त किया। जल्द ही वह 1761 में मैसूर सिंहासन के पीछे की वास्तविक शक्ति मंत्री नंजराज को उखाड़ फेंकने में सफल हो गया। मैसूर राज्य की सीमाएं तब तक कनारा एवं मालाबार के समृद्ध तटीय क्षेत्र को शामिल करते हुए विस्तारित की जा चुकी थीं। हैदर अली, एक सच्चा विस्तारवादी, को क्षेत्र में अन्य शक्तियों मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों से भी भिड़ना पड़ा। 1769 में मद्रास के निकट हैदर अली ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। 1782 में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना और उसने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। केरल 3 राज्यों कोचीन, त्रावणकोर और कैलिकट ने एक साथ मिलकर वर्तमान केरल राज्य का निर्माण किया। बड़ी संख्या में मुखियाओं एवं राजाओं के क्षेत्रों को 1763 तक इन राज्यों में शामिल कर लिया गया था, लेकिन मैसूर का विस्तार केरल के स्थायित्व के लिए विध्वंसक सिद्ध हुआ। हैदर अली ने केरल पर 1766 में आक्रमण किया और मालाबार एवं कैलिकट को मैसूर में मिला लिया। त्रावणकोर सुदूर दक्षिणी राज्य और तब तक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो गया को छोड़ दिया गया। त्रावणकोर ने 1729 के पश्चात तब महत्व हासिल किया जब इसके राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित शक्तिशाली एवं आधुनिक सेना की मदद से अपने राज्य का विस्तार किया। डचों को केरल से बाहर कर दिया गया और सामंती प्रमुखों को दबा दिया गया। मार्तंड वर्मा की दृष्टि विस्तार करने की नीति से आगे अपने राज्य का विकास करना
और सिंचाई एवं परिवहन तथा संचार की व्यवस्था करना था। उसके उत्तराधिकारी राम वर्मा, जो बेहद सृजनात्मक एवं विद्वान था, ने पश्चिमी ज्ञान को शामिल किया और त्रिवेंद्रम, राजधानी, को ज्ञान तथा कला का केंद्र बनाया। मराठाओं को पूरी तरह कुचलने की औरंगजेब की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। मराठाओं ने 1707 की कालावधि के पश्चात मुगल साम्राज्य के अपक्षय में ठोस चुनौती प्रस्तुत की। यद्यपि वे ऐसी शक्तियों में से एक थे जो अखिल भारतीय शक्ति के तौर पर मुगलों को प्रतिस्थापित कर शक्ति शून्यता को भर सकते थे, परंतु वे अपनी एकता के अभाव और गैर प्रगतिशील विचारों एवं दृष्टिकोण के कारण ऐसा करने में विफल हो गए। शिवाजी के पोते शाहू, जो 19 वर्षों तक सम्मानपूर्वक मुगलों की कैद में रहा, को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जल्द ही रिहा कर दिया गया। शाहू और ताराबाई, उनकी ताई, के बीच 1714 तक खुला संघर्ष चलता रहा। अपने विश्वसनीय और सक्षम मंत्री, बालाजी विश्वनाथ, की मदद से शाहू विजयी हुआ। 1713 में शाहू ने बालाजी को पेशवा या प्रधानमंत्री बनाया। क्योंकि उसे स्वयं प्रशासनिक अनुभव नहीं था, नए पेशवा ने तेजी से मराठा सरदारों और महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों पर शाहू के नियंत्रण को सुदृढ़ किया। उसने मुगल दरबार के संघर्षों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाया। 1719 में सैयद बंधुओं के साथ उसके समझौते के फलस्वरूप शाहू को अपने क्षेत्र के वैध शासक के तौर पर मुगल मान्यता मिली और मुगलों की कैद से शाहू के परिवार के लोगों को रिहा किया गया तथा 6 मुगल प्रांतों, बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद और खानदेश से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार मराठाओं को प्राप्त हुए। इसके बदले में शाहू मुगल शासक फर्रुखसिंह की सेवा में 15,000 अश्वारोही सेना का एक दल देने, दक्कन में विद्रोह एवं लूटपाट रोकने और वार्षिक रूप से मुगल शासक को 10 लाख रुपये की भेंट देने पर सहमत हुआ। हालांकि बालाजी ने फर्रुखसिंह को उखाड़ फेंकने में सैयद बंधुओं की मदद की। बालाजी विश्वनाथ, पेशवा का पद बेहद शक्तिशाली हो गया और मराठा राज्य ने प्रभुत्वशाली विस्तारवादी राज्य का दर्जा प्राप्त किया। बाजीराव प्रथम ने अपने पिता, बालाजी विश्वनाथ, की मृत्यु के पश्चात 1720 में मात्र 20 वर्ष की आयु में पेशवा का पद संभाला। बाजीराव मराठा शक्ति को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित करने में सफल हुआ। उत्तर में उसने 1728 में मालवा और 1731 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। उसने बुंदेलखंड पर भी कब्जा किया और दक्कन में पालखेड़ में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया तथा इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्रित करने के अधिकार सुनिश्चित किए। 1733 में उसने जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया और उन्हें मुख्य भूमि से मार भगाया। बाजीराव ने 1737 में दिल्ली पर छापा मारा और मुगल शासक ने निजाम से मदद करने को कहा, लेकिन निजाम को भोपाल के पास फिर से पराजित कर दिया गया और संपूर्ण मालवा एवं नर्मदा तथा चंबल के बीच के क्षेत्र बाजीराव को सौंपने को बाध्य किया गया। निजाम को मराठाओं को युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने को कहा गया तथा दक्कन प्रांतों में चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार के अतिरिक्त अनुदान देने को बाध्य किया गया। इस प्रकार 1740 तक, जब बाजीराव की मृत्यु हुई, मराठा केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गए, अपितु उन्होंने विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे। 1740 में पेशवा बने और उन्होंने 1761 तक शासन किया। वे अपने पिता के सही उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। 1749 में राजा शाहू की मृत्यु के साथ
बालाजी बाजीराव मराठा राज्य के वास्तविक और व्यवहारिक शासक बन गए। उन्होंने पूना पेशवा का मुख्यालय में सरकार को स्थानांतरित किया। मराठा शक्ति का विस्तार तीसरे पेशवा के अधीन भी निरंतर जारी रहा। बालाजी बाजीराव के अधीन मराठा शक्ति ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर नियंत्रण करके मध्य भारत पर नियंत्रण कर लिया। दक्षिण भारत पर पारस्परिक रूप से आसानी से नियंत्रण कर लिया गया। बाजीराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति ने उत्तरी भारत की ओर कूच किया और दिल्ली दरबार में मराठा प्रभाव को स्थापित किया। इमाद उल मुल्क को मराठाओं के मौन समर्थन से मुगल दरबार में वजीर बना दिया गया, जो वास्तव में मुगल सिंहासन के पीछे की शक्ति बन गए थे। बालाजी बाजीराव ने जल्द ही पंजाब को भी अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस पर उस समय अहमद शाह अब्दाली का सहायक शासन कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप मराठा और अफगानों के बीच झगड़े का जन्म हुआ और 1761 में ये पानीपत के युद्ध के रूप में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाएं ऐतिहासिक स्थल पानीपत में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं। मराठा सेना का अफगानी सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं था, जैसा कि अफगानी सेना पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित थी। सेनापति विश्वासराव पेशवा का छोटा पुत्र और सदाशिव राव भाव पेशवा का चचेरा भाई सहित युद्धभूमि में लगभग 28,000 मराठा मारे गए। पेशवा करारी हार की खबर सुनकर स्वयं भी काफी समय तक जीवित नहीं रह पाए। पानीपत का युद्ध नकारात्मक रूप से निर्णायक रहा। पानीपत के युद्ध में पराजय मराठाओं के लिए विध्वंसक साबित हुई, जिसने उनके अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। जैसा कि वे अपनी सेना के मुख्य लोगों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिष्ठा भी खो चुके थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन इसी समय उसके मुलाजिमों ने 2 वर्षों से बकाया वेतन न मिलने के कारण बगावत कर दी और अब्दाली को मजबूरन अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राजसी साम्राज्य ने अफगान एवं मराठा दोनों को नकार दिया। उत्तरी भारत में शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई, जिसे विभिन्न साम्राज्य आगामी 4 दशकों तक भरने का व्यर्थ प्रयास करते रहे। इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, अपितु यह निर्णय किया कि कौन शासन नहीं करेगा। 1761 में चौथे पेशवा के रूप में युवा माधव राव मराठा के भविष्य को अपने योग्य मंत्री नाना फडणवीस की सहायता से 11 वर्षों की छोटी समयावधि तक संभालने में सफल रहा। 1771 में मराठाओं ने दिल्ली में शाह आलम को मुगल शासक बनने में मदद की, लेकिन माधव राव की समय पूर्व मृत्यु ने फिर से असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी और उत्तराधिकार की लड़ाई ने पूना में केंद्रीय सत्ता को फिर से प्रभावित किया। पेशवा नियंत्रित मराठा 5 स्वतंत्र राज्यों बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और पूना में पेशवा में विघटित हो गए। इनमें सिंधिया तथा होलकर बेहद महत्वपूर्ण थे और महादजी सिंधिया बेहद मेधावी थे, लेकिन दिल्ली का नियंत्रण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने राजपूतों के साथ साथ अपने प्रतिस्पर्धी होलकर और नाना फडणवीस को भी पराजित कर दिया और पूना की शक्ति प्राप्त कर ली। महादजी सिंधिया की मृत्यु 1794 में उस समय हुई जब ये प्रतीत होने लगा था कि वे साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। महादजी की मृत्यु अपूरणीय क्षति थी और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ मराठा शक्ति के पुनर्जीवित होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। जाट कृषक दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते थे और उन्होंने औरंगजेब की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शुरुआती असफलताओं के पश्चात
चूड़ामन और बदन सिंह भरतपुर जाट राज्य की स्थापना करने में सफल रहे, लेकिन सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। उसने न केवल कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की, अपितु राज्य की सीमाओं का भी बेहद विस्तार किया। उसके राज्य की सीमाएं पूर्व में गंगा से दक्षिण में चंबल तक फैली थीं, जिसमें आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ सूबे शामिल थे। हालांकि जाट राज्य 1763 में सूरजमल की मृत्यु के पश्चात पतन की ओर अग्रसर हो चला। तत्पश्चात राज्य जमींदारों द्वारा नियंत्रित छोटे छोटे क्षेत्रों में बिखर गया, जो लूटपाट करते थे। सिख 1675 में औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था, को गिरफ्तार कर लिया और मरवा डाला। सिख परंपरा के अनुसार गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध उन्हें संरक्षण दिया था। गुरु गोबिंद सिंह, जो गुरु तेग बहादुर के बाद सिखों के 10वें गुरु थे, ने औरंगजेब का खुलकर विरोध किया और सिखों को उनके धर्म एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने को प्रोत्साहित किया। बंदा बहादुर, जिसने 1708 में सिखों का नेतृत्व संभाला, पराजित हुआ और मारा गया। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के संदर्भ में सिखों ने एक बार फिर अपनी सत्ता प्राप्त की। इस स्थिति में उन्होंने स्वयं को 12 मिसलों या संघियों में विभाजित किया, जिन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रखा। एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ पंजाब राज्य की स्थापना करने का श्रेय रणजीत सिंह को जाता है, जो महासिंह के पुत्र थे। महासिंह सुकरचकिया मिसल के सरदार थे। रणजीत सिंह के साम्राज्य के अंतर्गत सतलुज से झेलम तक का क्षेत्र आता था। उन्होंने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त की। अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह ने सतलुज क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार को मान्यता प्रदान की। रणजीत सिंह ने एक दक्ष प्रशासन की व्यवस्था की। यूरोपियों की मदद से उन्होंने अपनी सेना को अत्यधिक आधुनिक बनाया, लेकिन अपने साम्राज्य के नजदीक रणजीत सिंह को अंग्रेजों द्वारा बाध्य करने पर शाह शुजा और ब्रिटिश कंपनी के साथ 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि करनी पड़ी। इसके अंतर्गत शाह शुजा को काबुल के सिंहासन पर आसीन करने के दृष्टिगत रणजीत सिंह ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते जाने देने पर सहमत हुए। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। उनके उत्तराधिकारी राज्य को शासित नहीं कर पाए और उन्होंने इसे अंग्रेजों को सौंप दिया। राज्यों का उदय 17वीं शताब्दी में भारत की ओर अफगान लोगों के प्रवास का परिणाम था। अफगानिस्तान में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानियों का भारत में बड़े पैमाने पर आव्रजन हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात उत्तर भारत में सत्ता के पतन का लाभ अली मुहम्मद खान ने उठाया और एक छोटे से राज्य रोहेलखंड की स्थापना की। यह क्षेत्र हिमालय के गिरिपीठ में उत्तर में कुमाऊं और दक्षिण में गंगा के मध्य अवस्थित था। इस प्रकार गंगा की घाटी में रोहिला एवं बंगश पठानों ने अपने लिए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। दाऊद, एक अफगानी सैनिक, और उसके पुत्र अली मुहम्मद खान ने बरेली जिले में एक छोटी एस्टेट को रोहेलखंड नामक स्वतंत्र राज्य में बदल दिया। पूरब में मोहम्मद खान बंगश, एक अन्य अफगानी साहसी, ने स्वयं को फर्रुखाबाद का शासक घोषित कर दिया और बाद में अपना साम्राज्य इलाहाबाद और बुंदेलखंड तक विस्तारित किया। ग्रेटर दैन क्षेत्रीय राज्यतंत्रों की प्रकृति एवं सीमाएं 18वीं शताब्दी के भारत में स्वायत्त राजनीतिक तंत्र का विकास हुआ, जो क्षेत्रवार भिन्न भिन्न था। इन स्वतंत्र राजनीतिक तंत्रों, जिनका उदय प्रांतों में हुआ, ने मुगल सत्ता के साथ निरंतर गठजोड़ कायम रखा।
यद्यपि मुगल शासक ने प्रांतीय प्रशासन पर पहले जैसा नियंत्रण खो दिया था, तथापि प्रांतीय सत्ता पर उसकी छत्रछाया का महत्व अभी भी बना हुआ था। नवीन उदित क्षेत्रीय शक्तियों ने इस महत्व को स्वीकार किया। यहाँ तक कि मराठाओं एवं सिखों के विद्रोही मुखियाओं ने भी मुगल शासक या सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दी। प्रत्येक राज्य ने अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने प्रशासनिक संगठन एवं सेना को पुनर्गठित किया, परंतु इन राज्यों द्वारा प्रायः मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उदीयमान राजव्यवस्था प्रकृति में क्षेत्रीय थी और जमींदारों, व्यापारियों, स्थानीय कुलीनों एवं मुखियाओं जैसे स्थानीय समूहों के सहयोग से कार्य करती थी। 18वीं शताब्दी में मुगल शासन की सत्ता एवं वित्तीय स्थिति कमजोर होने के साथ कुलीनों और शासकों को आवश्यक वित्तीय मदद प्रदान करके क्षेत्रीय राजव्यवस्था के उदय तथा कार्यकरण में व्यापारियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ जमींदार एवं स्थानीय मुखिया केंद्रीय सत्ता के अभाव में स्थानीय लोगों के संरक्षक के रूप में सामने आए। प्रांतीय शासकों ने स्वयं के शासन को बनाए रखने के लिए इन विभिन्न स्थानीय हितों को ध्यान में रखा। निश्चित रूप से कुछ अपवाद भी थे। उदाहरणार्थ, मैसूर के शासक ने स्थानीय मुखियाओं को मान्यता नहीं दी। इसे क्षेत्रीय राजव्यवस्था की एक कमजोरी समझा जा सकता है, चूंकि प्रांतीय शासक बेहतरीन वित्तीय, प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन पर आधारित व्यवस्था को विकसित करने में असफल रहे। विभिन्न पड़ोसी शक्तियों के बीच निरंतर युद्ध एक अन्य कमजोरी थी, जिसमें किसी को भी प्रभुत्व हासिल नहीं हुआ। ये राज्य मुगल साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें से कोई भी अखिल भारतीय स्तर पर स्थायी राजव्यवस्था कायम करने में सक्षम नहीं था। सामाजिक आर्थिक दशाएं 18वीं शताब्दी के भारत को अव्यवस्था के शिकार के तौर पर चित्रित किया जाता है। जैसा कि ये दो महान साम्राज्यों, मुगल एवं ब्रिटिश, के बीच का समय था। अभी तक इस शताब्दी को अंधा युग, डार्क एज, के रूप में विवेचित किया जाता है। वैश्विक संदर्भ में भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र नहीं था और न ही यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका इतने धनवान थे जितना वे 19वीं और 20वीं शताब्दी में बने। मुगलों द्वारा निर्मित साम्राज्य निश्चित रूप से क्षीण हो गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। मुगल साम्राज्य का पतन शताब्दी की प्रबल विशेषता नहीं थी। क्षेत्रीय राजव्यवस्थाओं की स्थापना और ब्रिटिश शक्ति का उदय समान रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। मुगल से क्षेत्रीय और ब्रिटिश राजनीति तक परंपराओं की निरंतरता विशिष्ट एवं विलक्षण थी, लेकिन इन तीनों राजव्यवस्थाओं के बीच असाधारण एवं आश्चर्यजनक रूप से अंतर विद्यमान था। कई मामलों में उत्तराधिकारी राज्य स्थायी राजव्यवस्था वाले सिद्ध हुए। मराठा, जो मुगलों के पतन के उपरांत एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उदित हुए, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों, बाहरी चुनौतियों एवं आंतरिक कमजोरियों के संयोग के कारण प्रबल ब्रिटिश शक्ति के समक्ष टिक पाने में असफल हो गए। ग्रेटर देन कृषि सत्य है कि 18वीं शताब्दी में भारत आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका। राजस्व की बढ़ती मांग, अधिकारियों के अत्याचारों, कुलीनों की लालसा एवं लालच, जमींदारों की अनियंत्रित लगान वसूली और निरंतर युद्ध एवं मतभेदों के कारण आम जनता को भयानक शोषण एवं अत्याचार सहने पड़े। किसान निर्धन, पिछड़े एवं शोषित बने रहे और जीवन निर्वाह के स्तर पर जी रहे थे, जबकि धनी एवं शक्तिशाली वर्ग विलासिता तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उद्योग 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम या ग्राम समुदाय अभी भी आत्मनिर्भर एवं स्वशासित थी।
जो अपनी सभी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर लेती थी। राज्य के साथ इसका संबंध मात्र भू राजस्व के भुगतान तक सीमित था। जब शासक और राजवंश परिवर्तित हो जाते, तब भी ग्रामीण समुदाय पहले जैसे बने रहते। एशियाटिक समाजों की इस अपरिवर्तनीयता ने यूरोपीय पर्यवेक्षकों का ध्यान खींचा। इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता आर्थिक गतिहीनता के लिए भी जिम्मेदार थी। एक बात ध्यान रखनी होगी कि भारत का व्यापार विश्व का व्यापार है और जो इस पर विशिष्ट नियंत्रण रख सकता है वह यूरोप पर प्रभुत्व रखेगा। पीटर द ग्रेट भारत यूरोप या एशिया के किसी भी देश से अत्यधिक औद्योगिक एवं विनिर्माण करने वाला राष्ट्र था। उसके कपड़े का सामान ऊनी, दस्तकारी, सूती, सिल्क सभ्य समाज विश्व में प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार उसके आभूषण एवं कीमती पत्थर, पॉटरी, धातुओं से बनी वस्तुएं भी खूब पसंद की जाती थीं। भारत की एक महान स्थापत्य कला रही है, जो विश्व की किसी भी सुंदर स्थापत्य कला के समान थी। भारत का अभियांत्रिकी कार्य भी अद्भुत था। भारत में महान व्यवसायी, व्यापारी, बैंकर्स एवं वित्त प्रदाता थे। भारत न केवल एक प्रमुख जहाजयानी देश था, अपितु यहाँ बड़ी मात्रा में स्थल एवं समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, जो सभी ज्ञात सभ्य देशों तक फैला हुआ था। जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्हें ऐसा भारत मिला। J.T. संडरलैंड शताब्दियों से बंगाल के दस्तकारों, बुनकरों ने विश्व के कुछ बेहतरीन कपड़ों, विशिष्ट रूप से मसलिन, को तैयार किया, जिनकी यूरोपीय ड्रेस निर्माताओं द्वारा भारी मांग की जाती थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल के कपड़े न केवल पश्चिम में मिस्र, तुर्की एवं पर्शिया और पूर्व जावा, चीन तथा जापान के सुस्थापित व्यापार मार्ग को निर्यात किए जाते थे, अपितु यूरोप में भी भेजे जाते थे। शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस भारत में दस्तकारी का विकास उच्च स्तर पर पहुंच गया था और उसने विश्वव्यापी बाजार का ध्यान आकर्षित किया। ढाका, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम का सूती वस्त्र, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर एवं गुजरात के सिल्क के कपड़े, कश्मीर, लाहौर एवं आगरा के उत्कृष्ट ऊनी शॉल एवं कालीन, स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण, धातु कार्य, धातु के बर्तन, हथियार इत्यादि भारत एवं विदेशी दोनों बाजारों में पाए जाते थे। बड़े पैमाने पर घरेलू एवं विदेशी व्यापार, व्यापारी पूंजीपति गठजोड़ को अस्तित्व में लाया और बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। उत्तर भारत में जगत सेठ, नगर सेठ और दक्षिण भारत में चेट्टी का उनके विस्तृत बैंकिंग समूहों के साथ उदय हुआ और हुंडी एवं अन्य बैंकिंग संव्यवहारों के व्यापक प्रयोग ने व्यापार एवं वाणिज्य को तीव्रता प्रदान की। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था में इस विकास ने इस बात के संकेत दिए कि पूंजीवाद के तीव्र विकास हेतु यहाँ कुछ पूर्व दशाएं मौजूद थीं। ग्रेटर दैन शैक्षिकी स्थिति शिक्षा व्यवस्था परंपरागत थी और पश्चिम में तीव्र विकास से अनभिज्ञ थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन की उपेक्षा की गई और साहित्य, विधि, धर्म, तर्क एवं दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा व्यापक थी, लेकिन उच्च शिक्षा बेहद सीमित थी। नवाब, राजा और धनी जमींदारों ने उच्च शिक्षा के संस्थानों को संरक्षण प्रदान किया। हिंदुओं के बीच उच्च शिक्षा, मुख्य रूप से ब्राह्मणों के बीच, संस्कृत अधिगम पर आधारित थी, जबकि फारसी शिक्षा तात्कालिक समय की राजकीय भाषा पर आधारित होने के कारण हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों के बीच लोकप्रिय थी। हालांकि ये गौरतलब है कि 18वीं शताब्दी में साक्षरता का औसत बाद के ब्रिटिश शासन से बेहतर था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1813 में लिखा कि सामान्य तौर पर भारतीय पढ़ने, लिखने एवं गणित में यूरोप के किसी भी देश के आम लोगों की अपेक्षा बेहद प्रतिभावान हैं। हालांकि
उच्च वर्गों की महिलाओं को छोड़कर शेष महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई। ग्रेटर देन सामाजिक व्यवस्था विभिन्न जातियां एवं संप्रदाय। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में संपूर्णता के कुछ परिलक्षण दिखाई दिए। पूर्व की शताब्दियों के साथ एक हिंदू महिला अकेली कहीं भी जा सकती थी, यहाँ तक कि बेहद भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी, और उसे कभी भी अशिष्ट दिखने तथा आलसी निकम्मे व्यक्तियों के व्यंग्य का भय नहीं था। अबे ड्यूबायस 19वीं शताब्दी की शुरुआत पर टिप्पणी सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखी गई और स्थानीय परंपराओं का निरंतर विकास हुआ। लेकिन भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ना थी और भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम से बेहद पीछे छूट गए थे। भारतीय सोच परंपरा से बंधी हुई थी और सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का घर बनी हुई थी। अधिकतर भारतीय शासकों ने सैन्य प्रशिक्षण, आयुध एवं युद्ध कला की तकनीकियों के अलावा पश्चिमी चीजों में रुचि नहीं दिखाई। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संकेत दृष्टिगोचर हुए। उदाहरणार्थ 18वीं शताब्दी के दौरान हिंदी, मलयालम एवं सिंधी के साथ उर्दू भाषा एवं काव्य भी फला फूला। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द इस समय के भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता थी। समाज में महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को घर एवं समाज में आदर एवं सम्मान दिया जाता था, लेकिन समानता नहीं दी गई थी। भारत में पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था, केरल जैसे कुछ हिस्सों में महिलाओं को बेहद न्यून वैयक्तिकता हासिल थी। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी थे, जबकि उच्च वर्ग की महिला घर पर रहती थी और निम्न वर्ग की महिलाएं परिवार की आय में हाथ बटाने के लिए खेतों एवं घर से बाहर काम करती थीं। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा आम थी। यद्यपि गरीब परिवारों की महिलाएं घर से बाहर काम करने के लिए जाती थीं, तथापि इसका पालन नहीं करती थीं। सती, बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी शोषक सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं ने महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली। हिंदू विधवा महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। दहेज जैसी बुरी प्रथा विशेष रूप से बंगाल एवं राजपूताना में व्यापक थी। दास प्रथा। दास प्रथा की विद्यमानता एक अन्य सामाजिक बुराई थी। व्यापक रूप से कहा जाए तो दासों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, घरेलू दास और कृषि दास। कृषि दासों को भूमि की बिक्री के साथ नए स्वामी को बेच दिया जाता था। यूरोपीय यात्रियों एवं प्रशासकों ने भारत में दासता या दास प्रथा की व्यापकता को प्रमाणित किया। आर्थिक तंगी, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं, अत्यंत निर्धनता ने लोगों को अपने बच्चे बेचने को मजबूर किया। राजपूत, खत्री एवं कायस्थ परिवार घरेलू कार्यों के लिए दास महिलाओं को रखते थे। हालांकि भारत में दासों की स्थिति अमेरिका एवं यूरोप के दासों से बेहतर थी। दासों को सामान्यतया परिवार के वंशानुगत नौकर के तौर पर देखा जाता था। दासों को आपस में विवाह करने की अनुमति थी और उनके बच्चों को स्वतंत्र नागरिक समझा जाता था। भारत में यूरोपियों के आगमन पर, विशेष रूप से पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के आने से दासता एवं दास व्यापार को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। 1752 में दासों की नियमित खरीदारी एवं पंजीकरण के लिए कलकत्ता में एक कोर्ट हाउस बनाया गया। ग्रेटर देन कला, स्थापत्य एवं संस्कृति का विकास। दिल्ली में कला, स्थापत्य एवं साहित्य के संरक्षण के अभाव में संबद्ध प्रतिभाएं हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर इत्यादि नए राज्यों की ओर कूच कर गईं। आसफ उद दौला ने 1784 में लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा, मुहर्रम त्योहार मनाने के लिए एक भवन का निर्माण किया। इसमें सहारे के लिए किसी भी प्रकार के स्तंभ का न होना ने इसे स्थापत्य के दृष्टिकोण से बेहद खास बना दिया।
सवाई जयसिंह 1686-1743 ने भारत में सुप्रसिद्ध गुलाबी शहर जयपुर एवं 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें जयपुर, नई दिल्ली एवं बनारस की वेधशालाएं शामिल हैं। अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख तीर्थस्थान का नवीनीकरण किया और इसके निचले आधे हिस्से को मार्बल से सज्जित किया तथा ऊपरी आधे हिस्से को तांबे से तैयार कर उस पर सोने की पतली परत चढ़वाई एवं इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया। उर्दू, हिंदी, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु और तमिल जैसी देशी भाषाओं का बेहद विकास हुआ। भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरियों ने प्रेस की स्थापना की और बाइबल का देशी संस्करण निकाला। जिजेनबेग, एक दानिश मिशनरी, ने तमिल व्याकरण का संकलन किया और बाइबल के तमिल संस्करण का प्रकाशन किया। इन मिशनरियों द्वारा एक तमिल शब्दकोश का भी संकलन किया गया। बंगाल में बपतिस्मा दाता मिशनरियों केरी वार्ड एवं मार्शमैन ने सैरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की और बाइबल के एक बांग्ला संस्करण को प्रकाशित किया। सारांश, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों? औरंगजेब की धार्मिक एवं दक्कन नीतियां कमजोर, उत्तराधिकार की लड़ाई, उत्तराधिकार के स्पष्ट एवं सुनिश्चित नियमों का अभाव, मुगल सेना कुलीन वर्ग का क्षय होना, दरबारी प्रतिस्पर्धा एवं शत्रुता, मराठा चुनौती, आर्थिक संकट, मुगल राजव्यवस्था की प्रकृति, यूरोपियों का आगमन, विदेशी आक्रमण, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, वंशानुगत निरंकुशता एवं केंद्रीकृत सरकार, जागीरदारों की निष्ठा में परिवर्तन, जागीरदारी संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय, स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय, 3 श्रेणियां। आय, उत्तराधिकारी राज्य हैदराबाद, बंगाल एवं अवध। ई, नवीन राज्य मराठा, सिख, जाट एवं अफगान। ई, स्वतंत्र राज्य मैसूर, केरल एवं राजपूत राज्य। सामाजिक आर्थिक दशाएं, कृषि अवरुद्ध एवं तकनीकी रूप से पिछड़ी कृषि, किसानों का शोषण, किसान राज्य, जमींदारों, जागीरदारों को राजस्व का भुगतान करते थे। चावल, चीनी, गेहूं, काली मिर्च, मसाले, कपास इत्यादि प्रमुख कृषि उत्पाद थे। व्यापार एवं उद्योग, समृद्ध व्यापार, सूती कपड़े, कच्चा सिल्क, सिल्क के कपड़े, हार्डवेयर, नील, साल्टपीटर, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च, मसाले, कीमती पत्थर एवं औषधियों का निर्यात किया जाता था। स्वर्ण, ऊनी कपड़े, तांबा, क्रमशः लौह, सीसा, कागज, पोर्सिलीन, मोती, खजूर, सूखे मेवे, कॉफी, चाय, गुलाब जल इत्यादि का आयात किया जाता था। कपड़ा उद्योग अपने उत्पादों के लिए प्रसिद्ध था। जहाजरानी उद्योग बेहद समृद्ध स्थिति में था। धातु उद्योग भी अच्छा खासा विकसित था। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पाठशालाओं एवं मकतबों द्वारा दी जाती थी। चतुष्पाठी या टोल्स हिंदुओं के और मदरसा मुसलमानों के उच्च शिक्षा के संस्थान थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भूगोल के अध्ययन का अभाव एक आम लक्षण था। समाज, 4 वर्णों के अलावा हिंदू कई उपजातियों में विभाजित थे, जो स्थान के संदर्भ में अपनी प्रकृति में भिन्न थे। मुसलमान भी जाति, प्रजाति, जनजाति एवं परिस्थिति द्वारा विभाजित थे, जबकि उनका धर्म समानता की बात करता था। कला, स्थापत्य एवं संस्कृति। 1784 में आसफ उद दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा निर्मित किया। सवाई जयसिंह ने गुलाबी शहर जयपुर तथा 5 खगोलीय वेधशालाओं दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस एवं उज्जैन का निर्माण किया। कांगड़ा एवं राजपूताना चित्रकला स्कूल प्रतिष्ठित हुए। उत्तर भारत में उर्दू भाषा एवं काव्य काफी फला फूला। मीर, सौदा, नजीर, मिर्जा गालिब जाने माने उर्दू कवि थे। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ।
चित्र काव्य द्वारा तमिल भाषा समृद्ध हुई।